लखनवी अंदाज मतलब यह है लखनऊ का अंदाज। लखनऊ के अंदाज को और जगहों के अंदाज से कुछ अलग दिखाने के लिए ही एक व्यंग्य रूप में इसका नाम, इस कहानी का नाम रखा गया है लखनवी अंदाज। लखनवी यानी लखनऊ का, लखनऊ संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, और लखनऊ से लखनवी बना, लखनवी विशेषण हो गया। लखनऊ के लोगों का एक विशेष अंदाज है, यही व्यंग्य रूप में दिखाने के लिए एक कोशिश की है लेखक ने। यहाँ पर पूरा व्यंग्य एक कटाक्ष उभरा है उस जीवन शैली के प्रति जो दिखावटी है, उस लाइफ स्टाइल के प्रति जो दूसरों से उधार संस्कृति लेकर और दिखावे की जिंदगी में अपनी शान समझती है, उस समाज की जो पतन के गर्त में समा चुका है। ऐसे नवाब जो नवाबियत तो रही नहीं, लेकिन ये नवाब आज भी अपनी नवाबियत दिखाने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं और आम आदमी से अपना एक अंतर दिखाने की हर संभव कोशिश करते हैं। ऐसे ही पतनशील समाज के ऊपर एक करारा व्यंग्य है, एक कटाक्ष है। लखनवी अंदाज इस कहानी को शुरू करने से पहले इस कहानी के लेखक यशपाल जी की जीवनी पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे। यशपाल जी का जन्म 1903 में फिरोजपुर छावनी में हुआ था। बीए करने के लिए लाहौर चले गए, वहाँ पर इनकी भेंट क्रांतिकारियों से हुई जो आज भी मशहूर हैं, अमर हैं। भगत सिंह और सुखदेव का नाम लिया जाता है। उन्हीं के संपर्क में आए, ऐसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आकर वो खुद भी स्वतंत्रता सेनानी बन गए और इसके लिए उनको जेल भी जाना पड़ा। वैसे यशपाल जी को विशेष सफलता कहानी लेखन में मिली और उपन्यासों के लेखन में मिली। कहानी लेखन में फूलों का कुर्ता, पिंजड़े की उड़ान जैसी कहानी संकलन उनके प्रसिद्ध हैं। उपन्यासों में दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, दिव्या, अमिता और झूठा सच कहानी उपन्यास को विशेष सफलता उनको मिली थी, बहुत मशहूर हुआ था। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय पर आधारित है, उसी घटना पर आधारित इस उपन्यास को विशेष सफलता मिली। तो आइए अब इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। नई कहानी के लेखक की खोज कैसे करते हैं और कैसे एक सनकी और दिखावटी एक सफ़ेद पोश से इनकी भेंट होती है एक ट्रेन के सेकंड क्लास डब्बे में, कंपार्टमेंट में, और किस तरह से वह अपने आडंबर वाली ज़िंदगी का, एक पूरे शान वाली ज़िंदगी का दिखावा कर रहा है और उसके संबंध में इनके विचार क्या हैं, एक छोटी सी घटना पर हम विचार करते हैं। एक बार लेखक ट्रेन से सफ़र करने के लिए किसी स्टेशन पर गया। हालांकि यहाँ पर किसी स्टेशन का नाम नहीं दिया गया है पाठ में, उसको हम XYZ कोई भी स्टेशन मान सकते हैं। लेखक यात्रा क्यों करना चाहता था, उसके दो कारण हैं। पहला तो यह कि एकांत में नई कहानी के बारे में कुछ सोच सके और नई कहानी लिख सके। दूसरा वजह कि वह खिड़की के पास बैठकर और बाहर का नज़ारा देख सके, प्राकृतिक दृश्य देख सके। हो सकता है कि प्राकृतिक दृश्यों के बीच से उसे कुछ नए भाव, कुछ नए विचार आ जाए ताकि वह कहानी लिख सके या प्रकृति का आनंद ले सके। जब लेखक प्लेटफार्म पर पहुंचा तो गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर लेखक तेजी से दौड़ा और उसमें चढ़ गया। लेखक का अनुमान यह था कि इस कंपार्टमेंट में, इस डब्बे में कोई नहीं होगा, मैं अकेले खाली यात्रा करूंगा। लेकिन उसका अनुमान ठीक उल्टा निकला। कारण यह था कि एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सलीके से पालथी मारकर बैठे थे। उनके सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में अचानक जब लेखक पहुंचा तो उन सज्जन की आंखों में असंतोष का भाव दिखाई दिया।
लेखक को लगा कि इनके एकांत चिंतन में कुछ विघ्न पड़ गया है, कुछ बाधा आ गई है। नवाब साहब ने संगत के लिए कोई विशेष उत्साह भी नहीं दिखाया। लेखक भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा लिया। लेखक तो एक विचारशील और कल्पनाशील मनुष्य होते हैं। उनकी आदत होती है किसी भी घटना, किसी भी दृश्य को देखकर कुछ विचार करना, कुछ कल्पना करना। तो नवाब साहब को देखकर लेखक ने कुछ कल्पना करना शुरू कर दिया या कुछ सोचना शुरू कर दिया कि नवाब साहब शायद सफ़ेद पोश अपने आप को, ये नवाब साहब अपने आप को कुछ स्पेशल, कुछ विशेष मानव समझना चाहते हैं और उनके सामने कोई आम आदमी आकर बैठ गया और उनके सामने खीरा रखा हुआ देख लिया या उनकी चोरी जैसे पकड़ी गई और इसलिए उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची या वो शर्मिंदगी का महसूस करने लगे। नवाब साहब खिड़की के बाहर जरूर देखने लगे, लेकिन उनकी चोरी पकड़ी गई थी। एक अखाद्य वस्तु, एक मामूली चीज उनके सामने रखी गई थी, वो था खीरा, जिसे एक नवाब होकर वो खाएं। इसलिए वो बाहर तो देख रहे थे, लेकिन स्थिति को सामान्य करने के लिए कुछ ही देर में लेखक की ओर मुड़े और लेखक से उन्होंने कहा कि जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का अचानक ऐसा भाव परिवर्तन हो जाना लेखक को अच्छा नहीं लगा। वह समझ गया कि वे शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमारे जैसे मामूली लोगों की हरकत में भी वो शामिल होना चाहते हैं। इसलिए लेखक ने जवाब दिया, शुक्रिया, आप ही शौक फरमाइए। अब इसके बाद लेखक ने जो कुछ भी देखा उसके ज्ञान चक्षु खुल गए, उसके भीतर का ज्ञान खुल गया, ज्ञान की आंखें खुल गई। और उन्होंने क्या देखा? नवाब साहब ने तौलिए पर रखा हुआ खीरा उठाया, सीट के नीचे से पानी का लोटा उठाया, दोनों खीरों को खिड़की के बाहर करके और अच्छी तरह से धोया, उस खीरे को तौलिए से पोंछा, अपने जेब से एक चाकू निकाला, उन्होंने दोनों खीरों के सिरे काटे, उन्हें गोदा, उनका झाग निकाला, फिर खीरों को बड़े ही एहतियात से छीलकर फाकों को बहुत ही करीने से तौलिए पर सजाते रहे। नवाब साहब ने बहुत सलीके से खीरे की फाकों पर जीरा मिला हुआ नमक डाला और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी हर भाव भंगिमा और जबड़ों के गिरने फूलने से यह तो स्पष्ट देख रहा था लेखक कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के स्वाद की कल्पना मात्र से ही भर रहा था, मतलब मुंह में पानी आ रहा था। इतना कर लेने के बाद, इन सारी तैयारियों के बाद नवाब साहब ने लेखक से एक बार फिर खीरा खाने के लिए आग्रह किया। चूंकि लेखक एक बार फिर मना कर चुका था, इस बार भी उसने मना कर दिया, खीरा खाने से मना कर दिया। नवाब साहब ने खिड़की से बाहर देखा और एक लंबी सांस ली। खीरे की एक पतली उठाए और उस फांक को उठाकर अपने होठों तक ले गए, उसे खूब प्रेम से सूंघा। स्वाद के आनंद में अपनी पलकें, अपनी आंखें बंद कर लिए। उनके मुंह में पानी भर आया, घूंट भी गले से नीचे उतार लिए। तभी नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया और ऐसा वो बार बार करते रहे तब तक जब तक कि खीरे की हर फांक समाप्त नहीं हो गई। नवाब साहब ने खीरे की सारी फांकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया, तौलिए से हाथ पोंछा, होठ पोंछे और पूरे गर्व के साथ अपने गुलाबी आंखों से लेखक की ओर देखा।
और यह दिखाने की कोशिश कर रहा था जैसे मन ही मन अपने अभिमान का, अपने गर्व का प्रदर्शन कर रहा था। जैसे वो कह रहा हो लेखक को कि हम हैं खानदानी रईस, और खानदानी रईस आप जैसे सामान्य लोगों की तरह खीरा नहीं खाते हैं। भले खीरा एक सामान्य खाद्य पदार्थ है, लेकिन नवाब लोग एक विशेष अंदाज में खाते हैं। यह है नवाबी अंदाज, यह है एक रईसी अंदाज जो आम आदमी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता है। शायद ऐसा वो दिखा रहे थे। नवाब साहब ने यह भी दिखाने की कोशिश की कि खीरे काटने की तैयारी में और उसके इस्तेमाल करने में इतने समय में वो थक गए हैं बुरी तरह से, इसलिए अब वो लेटना चाहते हैं। नवाब साहब ने यह दिखाने की भरपूर कोशिश की कि यह है हमारी खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। लेखक भी ऐसा समझकर उनके प्रति सम्मान से मन ही मन नतमस्तक हो गया। नतमस्तक कहने का मतलब इस दिखावटीपन के प्रति, आडंबर के प्रति, इस सनकी सोच के प्रति वह कटाक्ष करने लगा मन ही मन कि हम तुम्हारे आगे विनम्रता से झुक जाते हैं, क्योंकि इसका ऐसी सोच का कोई इलाज है नहीं और ऐसी सोच का कोई जवाब भी नहीं है। अब लेखक ने यह सोचा कि यदि खीरे को सूंघकर फेंक दिया जाए और सूंघने मात्र से बिना खाए हुए अगर पेट भर सकता है, उदर की तृप्ति हो सकती है, तो बिना पात्र के, बिना घटना के, बिना किसी कैरेक्टर के कोई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती है। उन्होंने यह बात व्यंग में कही और उनके ज्ञान चक्षु खुल गए थे इनको देखकर, नवाब साहब को देखकर, कि यही है नई कहानी के लेखक। कि जब खीरे की सुगंध से और स्वाद की कल्पना केवल कर लेने से पेट भर जाता है, तो फिर बिना विचार या घटना या पात्रों के केवल लेखक की इच्छा मात्र से, केवल सोचने भर से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है। इस कहानी में एक गहरा व्यंग्य है, एक गहरी कटाक्ष है, लेकिन किस पर और क्या व्यंग्य किया गया है। देखिए, इस पाठ में नवाब साहब के माध्यम से समाज के उस सामंती वर्ग पर व्यंग्य किया गया है जो वास्तविकता से, असलियत से बेखबर है और एक बनावटी जिंदगी, एक बनावटी, एक आर्टिफिशियल लाइफ स्टाइल जीने का आदी बन चुका है। नवाब साहब द्वारा अकेले में खीरे खाने का प्रबंध करना और लेखक के आ जाने पर उन खीरों को सूंघकर खिड़की से बाहर फेंककर अपनी नवाबी रईसी का गर्व अनुभव करना और इसी दिखावे का प्रतीक है। समाज में आज भी ऐसी बनावटी संस्कृति दिखाई देती है जब लोग दिखाने के लिए, अपने अहंकार की तृप्ति के लिए क्या क्या नहीं दिखाते हैं। इसके बाद एक और विचार करने वाला बिंदु है कि अंत में लेखक ने कहा है कि बिना विचार, घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। तो इस पर अगर विचार किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हम लोग लेखक के इस विचार से बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि बिना विचार, घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। देखिए, किसी भी कहानी के लिए उसकी आत्मा होती है क्या? उसका कथानक। यह कथानक अनिवार्य रूप से किसी विचार अथवा घटना पर ही आधारित होता है, जिसे पात्रों के माध्यम से ही लिखा जाता है या अभिव्यक्त किया जाता है। ये पात्र और घटनाएं वास्तविक भी हो सकते हैं और काल्पनिक भी, किंतु इन पात्रों के अभाव में कहानी के स्वरूप की कल्पना तो नहीं की जा सकती। नवाब साहब ने खीरे छीलकर, काटकर और उन पर नमक, मिर्च बुरक कर बहुत ही परिश्रम, नफासत और नज़ाकत से उसे
खाने के लिए तैयार किया और फिर सूंघकर ही उनका रसास्वादन करके उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्हें तृप्ति की डकार भी आ गई। इस प्रकार बिना कार्य के ही ऐसे परिणाम प्राप्ति देखकर लेखक ने उन्हें नई कहानी का लेखक समझ लिया और शायद यह कल्पना कर लिया कि बिना घटना के, बिना पात्रों के या बिना विचार के कहानी लिखी जा सकती है, वो भी केवल इच्छा मात्र से। उम्मीद है पाठ समझ में आ गया होगा। इतनी व्याख्या पर्याप्त है। धन्यवाद।